नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो दो चीजें हुई हैं। एक तो यहां पर जो कार्रवाई हुई नुपुर शर्मा पर, उसको लेकर के बहुत सारी बहस की। हमने एक बहस की कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने भस्मासुर तैयार कर दिए हैं नफरती, कि अब कार्रवाई लेने के बाद वो बीजेपी के ही खिलाफ चले गए हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरी चीज हो रही है कानपुर में इसी बयान को लेकर के हिंसा हुई। हिंसा में बहुत सारे अराजक तत्व कैमरे में कैद हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा, ड्रोन से फिल्मिंग हो रही है, सारी तमाम चीजें हो रही हैं। अभी तक बुलडोजर चला नहीं है वैसे, लेकिन इसी के साथ साथ कानपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता भी गिरफ्तार हुआ है। यहां बुलडोजर की कोई बात नहीं हो रही। यानी कि जो हिंसा करेगा उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, वो उस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन वही मानदंड, वही मापदंड नफरत फैलाने वालों पर क्यों नहीं? तो कानपुर हिंसा पर अब तक की जो कार्रवाई है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। हिंसा करने के 50 से ज्यादा आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर जारी किए हैं। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जफर हयात हाशमी, वो गिरफ्तार हो गया है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता हर्षित भी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के अवैध निर्माण की जांच हो रही है। 147 इमारतों की जांच की जा रही है। पहले सभी इमारतों की वीडियोग्राफी होगी। साक्ष्य मिलने के बाद ही वहां पर बुलडोजर चलेंगे। अभी कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर दिया जा रहा है। 1500 से अधिक लोग वहां पर आरोपी बनाए गए हैं। क्राइम सीन पर जांच की टीम का आज भी दौरा चल रहा है। इस बीच बीजेपी नेता, जैसे हमने आपको बताया, हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार हुए। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार होने पर कानपुर में दरअसल क्यों हुए वो आपको बता दें। कानपुर में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर गिरफ्तारी हुई है उनकी। बीजेपी युवा मोर्चा का पूर्व जिला मंत्री है हर्षित श्रीवास्तव, जो भी उन्होंने कहा है, सरकार की तरफ से यह कहना है कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। ये वहां की जो स्थानीय पुलिस है उसका कहना है। इससे पहले कि हम आप तक और जानकारी लेकर के आए, आइए अब आपको बता देते हैं कि अब ड्रोन से कानपुर में नजर रखी जा रही है। सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं और वो तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि किस तरीके से ड्रोन से पूरा मॉनिटरिंग हो रही है वहां पर। सौरभ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अभी की स्थिति कानपुर में क्या है? संकेत, अगर बताएं, अभी कानपुर में इस वक्त प्रशासन शांत है। और जब शुरुआत आपने की, आपने पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी नहीं होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार है। देखिए, आप देखेंगे पिछले 4 से 5 दिनों में जितने भी अधिकारियों से पत्रकार बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बुलडोजर कब चलेगा। देखिए, अभी ऐसा लगता नहीं है कि कानपुर प्रशासन बहुत जल्दी में है बुलडोजर चलाने को लेकर के। कल पीस कमेटी की एक मीटिंग हुई है जिसमें प्रशासन का पूरा जोर था कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर बना करके रखा जाए। अगर बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर प्रभाव पड़ेगा। कल शहर काजी ने बयान दिया और कहा है शहर काजी ने कि अगर बुलडोजर चलेगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। अच्छा, अब खबर यह है संकेत कि 147 बिल्डिंगें चिन्हित की हैं यूपी पुलिस ने, और इसकी जो फेहरिस्त है वो केडीओ को, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी है, और बोला है कि आप इन जरा बिल्डिंगों को चेक कराइए कि ये मानक इनके ठीक है कि नहीं है, परमिशन है कि नहीं है। और ये वो इमारतें हैं जहां से पत्थरबाजी की गई या तो जो मुख्य आरोपी हैं और जो पकड़े गए उनके घर आदि हैं। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि वो चिन्हित करने के बाद बुलडोजर लेके आएगी पुलिस और प्रशासन, 2-3 दिन में बुलडोजर चला दिया जाएगा। देखिए, जितना हम समझ पा रहे हैं इस पूरी स्थिति को, ऐसा लगता नहीं कि बहुत जल्द कोई बुलडोजर चलने वाला है। इसकी संभावना बनी हुई है क्योंकि पत्रकार लगातार ये सवाल पूछते हैं। आप कुछ भी होता है उत्तर प्रदेश में तो सवाल यही होता है कि क्या बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा ये अभी बात की बात है। पहले तो ये तय किया जाएगा कि जो संपत्तियां हैं वो अवैध हैं या नहीं है, उनका सत्यापन किया जाएगा, उनको चेक किया जाएगा, उसके बाद कहीं जाके कार्रवाई
कार्रवाई होगी। तो ऐसे हाल फिलहाल कोई बुलडोजर चलने वाला नहीं है। कल पीस कमेटी की मीटिंग हुई है और पीस कमेटी की मीटिंग में बिल्कुल आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से कि ज्यादा कार्रवाई में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि नूपुर शर्मा जिनकी बयान पर पूरा हंगामा, हल्ला और पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चर्चा हो रही है भारत की, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने बैलेंसिंग एक्ट में कानपुर में कल, जैसे जिनकी हर्षित श्रीवास्तव की आपने बात की, उसने अपने सोशल मीडिया पेज पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी, उसको कल ही उसके खिलाफ एफआईआर की गई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब वो एक संकेत देने की कोशिश है कि देखिए ये कानपुर में कुछ भी बख्शा नहीं जाएगा। मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है तो हिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। तो बुलडोजर चलाने वाली बात सरकार थोड़ा कम कर रही है, पत्रकार ज्यादा कर रहे हैं, माहौल बनाने की कोशिश ज्यादा हो रही है। अभी एक लंबी प्रक्रिया है, बुलडोजर चलाने से पहले इसको फॉलो किया जाएगा ऐसा है, और जो उसके बाद जाकर जैसे सौरभ आप कह रहे हैं तो चलाया जाएगा। भले ही पत्रकार अभी इस बारे में ज्यादा बात कर रहे हों, लेकिन एक स्थिति बार बार हर बार ये जो उत्पन्न होती है वो इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं किया था कि हर चीज में बुलडोजर रैलियों में ले आना, बुलडोजर इधर ले आना, उधर ले आना, हर जगह एक बुलडोजर, प्रतीकात्मक बुलडोजर खड़ा हो जाना। तो इस वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। कानपुर हिंसा, दंगा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी है, नफरत फैलाने वालों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? कानपुर हिंसा के मामले में एक बीजेपी नेता गिरफ्तार हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? जब बात इतनी उड़ी हुई है कि बुलडोजर चलेगा, तो फिर बुलडोजर सब पर चलेगा क्या, कि वो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए ही? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, पीकेडी नामयार बीजेपी समर्थक, डॉक्टर अजीज खान राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आलोक वत्स नेता बीजेपी, और ऋषि मिश्रा आप कांग्रेस समर्थक हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये आज ये बात जरूर बोली जा रही है कि पत्रकार इतना सवाल पूछते हैं कि भाई कब चलाओगे बुलडोजर। ये बुलडोजर वाली थ्योरी पत्रकार तो लेके आए नहीं, ये जो लेकर के आए उन्हीं से तो पूछा जाएगा। बिल्कुल, हाँ। लेकिन संकेत, प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया में एक एनडीटीपी शायद एक एक्सेप्शन है, वरना अमूमन एक रवैया बन गया है कि माहौल बिल्ड करना है उस मानसिकता के लिए जो सरकार जिसको फेवर करती है, यानी कि हिंदू रिलेटेड, हेट्रेड रिलेटेड मानसिकता। एंड दुर्भाग्य है कि पत्रकार उसमें बहुत से पत्रकार इसमें शामिल होंगे, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्योंकि इसी वजह से सवाल पूछा जाता है। और ये सरकार क्योंकि खुद इसको बार बार बुलडोजर को दिखाती है कि उनका बहुत बड़ा प्रतीकात्मक एक फोर्स है सरकार का, और योगी आदित्यनाथ सरकार का पर्टिकुलरली एक सिंबल बन गया है, आइकॉन बन गया है। लेकिन ये जो है और अमूमन सबको मालूम है कि क्योंकि कानपुर में सारी कार्रवाई एक तरफा हो रही थी, ज्यादातर टारगेट किए जा रहे थे मुसलमान। ये तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मेरे ख्याल दिल्ली ने शायद डायरेक्ट किया है, तब ये जो बीजेपी के महाशय अरेस्ट किए गए, वरना सबने देखा है वीडियोस कि किस तरह पेट्रोल बम्स जो है दूसरी साइड से चल रहे थे। शुरुआत करी मुसलमानों ने, इसमें कोई शक नहीं है, वो हयात हाशमी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो पुलिस आज कार्रवाई कर रही है कि पीस कमेटी, ये अगर ये जो आज ड्रामे के रूप में हो रहा है और डैमेज कंट्रोल के रूप में हो रहा है, अगर ये कार्रवाई पहले कर ली गई होती तो कानपुर में ऐसी स्थिति नहीं होती। मैंने बहुत दंगे देखे हैं इन माय 45 इयर्स ऑफ जर्नलिज्म। हमेशा ये एफर्ट किया जाता है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम होता है आज की डेट में, क्योंकि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बन गया है, यूपी में नया है, कुछ ही साल पहले आया है, तो ये ड्यूटी थी। लेकिन वहां पे डीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कुछ नहीं किया गया है, जिसका फेलियर है, कंप्लीट फेलियर है। इनको मालूम था, ये शख्स ऑलरेडी पोस्टर्स लगा चुका था कि हम बहुत बड़ी बात, हम वो करने जा रहे हैं, कल दुकानें बंद कराएंगे। बहुत बड़ी बात, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसको तो आपने नहीं हटाया, किसी और का आपने तबादला कर दिया। आपका क्योंकि टारगेट दिमाग में ये है कि भाई ये मुसलमान सारी गड़बड़ के जड़ मुसलमान है। इस केस में इत्तेफाक से एक कोई मुसलमान था, लेकिन आप पूरे सबको उठा करके जनरलाइज कर दें तो भाई आलोक वत्स, आपको लगता है ये जो गिरफ्तारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेता की, ये भी इसीलिए हुई है क्योंकि इतना बवाल जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मच रहा है या चल रहा है, तो यहां पर कानपुर में भी कुछ कार्रवाई करते दिखे बीजेपी? एग्जैक्टली, इसमें कोई नहीं, आई डोंट एग्री विथ हिम। देखिए, जो कोई भी आदमी आउट ऑफ द
वे जाएगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, चाहे वो हमारी पार्टी का हो, चाहे वो हमारी पार्टी का ना हो। और हमने नुपुर शर्मा पर भी एफआईआर दर्ज करा दिया, हमने नवीन जिंदल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया, और अब ये जो साहब जो कानपुर में जो इन्होंने सोशल मीडिया पर श्रीवास्तव ने टिप्पणी की है, उन पर भी कार्रवाई हो गई है। तो जो कोई भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कवायद करेगा, हिंदू मुस्लिम में ऐसी कोई भड़काऊ चीजें करेगा, अब बहुत हो चुका है। आरएसएस चीफ का भी बयान आ चुका है कि बंद करो मंदिर मस्जिदों में शिवलिंग अच्छा ढूंढना। आलोक जी ये बताइए, ये सब कार्रवाई प्रवक्ता किस लेवल के बाद इम्यूनिटी मिल जाती है? क्योंकि एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो तो अगर इस तरीके का बयान दे या कुछ बोलें तो उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई है नहीं। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि निचले स्तर पर जो लोग बोल रहे हैं उनके ऊपर आप कार्रवाई कर लें, और जो आपके मुख्य नेता हैं वो उनको इम्यूनिटी है? संकेत जी, किसी को इम्यूनिटी नहीं है। हमारे पास डिसिप्लिनरी कमिटी राइट फ्रॉम द टॉप टिल द लोएस्ट लेवल है। तो अगर कोई आदमी इस तरह की कवायद करता है या इस तरीके के भाषण देता है जिससे समाज में आलोक जी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ ही मुद्दा था। एक सेकंड देखिए, पत्थरबाजी की, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, ये बहुत ही खराब चीज है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, कानून जो कहता है उसके हिसाब से वो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं हमने एफआईआर कर ली। मेरा सवाल आपसे बस इतना है कि ये एफआईआर जो हैं और ये जो शिकायतें हैं ये 10 दिन बाद हुई हैं, बोलने के 10 दिन बाद, और इन 10 दिन में क्या बदला? अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं हुई। ये आप नुपुर शर्मा के केस में कह सकते हैं, लेकिन श्रीवास्तव को तो त्वरित कार्रवाई करके अरेस्ट कर लिया गया। तो ठीक है, मानते हैं आपकी कि उसमें थोड़ी विलंब हुई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रेशर का कोई मतलब नहीं बनता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमें भी सपोर्ट मिल रहा है। नीदरलैंड के एमपी ग्रीस बिल्डर ने कहा है कि नुपुर शर्मा को माफी नहीं मांगनी चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। और रही बात कतर की, तो कतर वही देश है जिसने हमारे पेंटर को अपने यहाँ नागरिकता की शरण दी थी, जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर कितनी अश्लील बातें बोली थी। तो जब उनकी बात आए तो जायज है, जब हमारी बात आए तो कैसे जायज है? यही तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे। एक सेकेंड, डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर खान, ऐसा है, आपने कार्रवाई की, आपने कार्रवाई, आप कार्रवाई करते दिखे, आप कार्रवाई करते दिखे तो भी ऐसे मुल्कों की शिकायत पर जिनके खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये और सवाल, और ये सवाल कौन पूछ रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही पूछ रहे हैं कि कार्रवाई की भी तो किनके कहने पे या किनके दबाव में आके? डॉक्टर खान देखिए संकेत जी, ये बड़ी विडंबना है कि जो मुल्क हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक की उपाधि दे रहा था, जिसने दिया, बड़ा आदर सत्कार किया, एक छोटा सा मुल्क जिसकी कोई हैसियत नहीं है। शर्मिंदगी की बात है कि हमारी विदेश नीति, हमारे अपने कानून कायदे, हमारी अपनी पॉलिसी की वजह से आज कहीं ना कहीं ये मुल्क शर्मसार हो रहा है और यहां की नीति शर्मसार हो रही है। ये साहब कह रहे कार्रवाई किया, किसकी कार्रवाई? किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? आपने केवल निलंबन कर दिया, आपने कोई विधिक कार्रवाई किया उनके खिलाफ? नहीं किया। आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आप करना ही नहीं चाहते। अगर आप करना चाहते तो आप जानते हैं कपिल मिश्रा, तेजिंदर सिंह बग्गा, अमित मालविया, उन्होंने भी तमाम हेट स्पीचेस दिए थे, आपने उनको प्रमोट कर दिया। यही उत्तर प्रदेश की बात है। दयाशंकर सिंह ने क्या किया था, किस तरीके से बहन जी को अपमानित किया था। जयप्रताप सिंह ने क्या किया, उनको आपने मंत्री बना दिया। तो ये कार्रवाई की बात मत करिए, आप कार्रवाई की बात आप मत करिए कि क्या कार्रवाई आप करते हैं, क्या कार्रवाई नहीं करते हैं। वो बहुत इशू नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क की जो बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे थे कि साहब हमारी छवि ऐसी है, हमारी छवि पूरे दुनिया के तमाम मुल्कों में बड़ी है, आज छवि कहीं ना कहीं खराब हुई। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात हो रही है, मैं जानना चाह रहा हूं कि साहब लगातार जो मीडिया ट्रायल हो रहा है
उस मीडिया ट्रायल में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो एक तरफा वीडियो दिखाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से पत्थर चले। मैं किसी भी दंगा का पूरी तरह से निंदा करता हूं। दंगा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय जात का व्यक्ति हो। दंगा किसी चीज का हल नहीं है। दंगा हल सर, आ रहा हूं सर, दंगा हल नहीं है। लेकिन आज दंगा जब दोनों लोग बढ़कर चढ़ करके करते हैं तो कार्रवाई दोनों पर होना चाहिए। ठीक है आलोक वत्स, मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी का जवाब ले ले। आलोक जी, डॉक्टर खान का यह कहना है कि पत्थर अगर दोनों तरफ से चले, दंगाई दोनों तरफ थे, तो फिर नेम एंड शेम जो है वो एक ही तरफ से क्यों हो रहा है? देखिए, इनकी बात में कोई दम नहीं है। और अभी इन्होंने मायावती जी की बात की तो नहीं, पहले आप मेरी बात बताइए ना। आपने ये बोला कि इनकी बात में दम नहीं है, कैसे नहीं है? जो लिस्ट जारी की है, जो चेहरे पोस्टर लगे हैं, क्या उसमें दोनों पक्ष की तरफ से जो पत्थरबाजी की है, जिन्होंने उन दोनों के पोस्टर लगे हैं या सिर्फ एक समुदाय के? मैंने एक एक फोटो को देखा नहीं है, लेकिन जिसने भी पत्थरबाजी की है और फ्रेम में आ चुका है डॉक्टर खान, उसकी फोटो कहां? डॉक्टर खान आप बता दीजिए, क्योंकि मैं भी अपने आप को ज्यादा सक्षम नहीं पाता। आलोक वत्स को शायद जो वो पोस्टर जारी किया था उसमें वो आलोक वत्स को यह जानकारी है। अरे सर, अरे आलोक जी, अरे सर आप बहुत सम्मानित का तीर हरण आपने किया था सर। अरे मायावती की बेटी आपने की। अरे भाई आप भड़क गए। आप बहुत सम्मानित शख्स हैं, देखिए, और बहुत निष्पक्ष तौर पे आप बात रखते हैं, इसलिए मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं। कई चैनलों पे आपसे मेरी बात हो चुकी है, तो यकीन मानिए आप बहुत निष्पक्ष शख्स हैं। आप कहां आज भटक रहे इधर बाएं दाएं। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। मैं बराबर अगर वाकई में कानपुर में एक सेकंड मुद्दे पर आइए प्लीज। डॉक्टर खान, आपका आरोप क्या है? कानपुर में जो पोस्टर जारी किया है उसमें नेम एंड शेम हो रहा है, उसमें दोनों समुदाय के लोग हैं या नहीं है? देखिए, लगातार जिस तरीके से पूरे मुल्क में थू-थू हो रहा है, हर शख्स ये बात को कह रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है। जब वीडियो में दिख रहा है दोनों लोग पत्थर चला रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पक्षपात। शरद प्रधान, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए इस मामले में मैं जरा शरद प्रधान जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, और मेरा सवाल आपसे ये है, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम नहीं पाता यहां पर ये बताने में कि जो पोस्टर जारी किया गया था उस पोस्टर में सिर्फ एक समुदाय के लोगों का चेहरा दिखा था, नेम एंड शेम जो जगह जगह लगा है, या दोनों समुदाय के लोगों का पोस्टर लगा है? नहीं, मेरी जो जानकारी है उसमें 99% सिर्फ मुसलमानों के फोटो थे, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एंटी सीएए में किया गया था। हाँ। उसी तरीके से। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का, आपको याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर था कि इस तरीके की नई काम नहीं करना चाहिए। पीकेडी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक चीज और बता सकता हूं मैं जी, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो दूसरी साइड से ये विजुअल्स दिख रहे हैं कि पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, और एक पेट्रोल पंप पास में था जिसको सीज किया इसलिए क्योंकि सीसी कैमरा फुटेज में दिख रहा था कि लोग पेट्रोल वहां से भरवा के बोतलों में ले जा रहे हैं, और लेकिन उस पेट्रोल पंप को सीज किया है, लेकिन उसके ओनर जो है वो बीजेपी से डीपली कनेक्टेड है, इसलिए ओनर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई। इतना तक तो वन साइडेड है। जी बिल्कुल। पीकेडी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो फिर वो कार्रवाई समूची कार्रवाई करते हुए दिखनी चाहिए? ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक समुदाय विशेष के खिलाफ ही कार्रवाई करते दिखें, जब यह बात बताई जा रही है कि वहां पर पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई और दंगाई दोनों तरफ थे, पत्थरबाज दोनों तरफ से थे, जाहिर सी बात है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज भी दोनों तरफ से हुआ होगा, तो पोस्टर में फिर सिर्फ एक ही समुदाय के लोग क्यों? यहीं से पक्षपात की बात सामने आती है। संकेत जी, मैं आपसे आपकी बात समझ सकता हूं कि आपका दिल की दुख भी समझ सकता हूं कि ये सेकुलर पोस्टर क्यों नहीं बना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर तो हर चीज ऐसा होता है ना, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। अगर पत्थर उन्होंने 10 बेचा है, फेंका हो, तो अरे हिंदू वालों ने भी फेंका होगा 11, नहीं तो पेट्रोल बॉम्ब फेंका होगा, ग्रेनेड ने फेंका होगा। ये एक कहाँ का मानसिकता है ये हमारे? हमने पूरे देश में, हर विश्व में हर किसी ने देखा है, हर सोशल मीडिया में हर जगह पे हमने देखा है। आधुनिक इस दुनिया के अंदर हर सोशल मीडिया भी करके एक मीडिया है, खुद का मीडिया। आप अगर भले ही टेलीविजन चैनल आपको रोक सकते हैं कि ये वीडियो ना दिखाए, वो ना दिखाए,
हर फेसबुक में, आपके इंस्टाग्राम में, आपका यूट्यूब में हर वीडियो हो सकता है। मैं आपको बताता हूं वो तस्वीरें हम क्यों नहीं चला रहे हैं। आश्चर्यजनक हूं क्योंकि आग लगाना और दंगा भड़काना हमारा काम नहीं है पीकेडी नामबियार। आप ये जो उकसा रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हमने वो वीडियो क्यों नहीं चलाए। इसलिए नहीं चलाए क्योंकि चाहे वो कोई भी चला दूसरा रहा वीडियो क्यों चलाया संकेत जी? कौन सा? दूसरा वीडियो तो आपने चलाया है, मैंने देखा। आपने नहीं चलाया तो लगभग जो कानपुर के अंदर पत्थरबाजी का वीडियो लगभग ज्यादातर चैनलों ने लाइव या अलग अलग तरीके से दिखाया। अरे तो आप वो उनसे बात कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको। अब कोई अगर दंगा भड़काना चाह रहा है तो मैं नहीं जानता, हमको नहीं पसंद ये चीज। संकेत जी बात तो सुन लीजिए। प्रॉब्लम वहां पे है, हमें हर चीज के अंदर एक सेकुलरिज्म ढूंढना चाहते हैं। अगर उन्होंने जिसने पत्थर फेंका है उसके ऊपर कार्रवाई होगा ना। हम इसमें सेकुलरिज्म का क्यों लेके आ रहे हैं? सेकुलरिज्म की बात नहीं है, बात यह है कि कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए। शरद प्रधान आप कैसे जवाब देंगे? आप शरद प्रधान जी की बात सुन लीजिएगा। शरद प्रधान जी ने साफ बोला, जो एक जो भी लीडर है, जो कानपुर का जो दंगा जो पत्थरबाजी जो किया, उस लीडर ने एक दिन पहले 2 दिन पहले ही बोला था, इधर हम लोग सारे दुकानें बंद करा देंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, सब कुछ। उन्होंने ये सब कुछ किया, उनके ऊपर कार्रवाई होगा। हम ये इसमें ये कहां से बात आ गई? अगर भले ही दूसरी बात, अगर शरद प्रधान जी अपना घर के ऊपर अगर किसी ने पत्थर फेंका तो आपने भी अगर एक पत्थर वापस उठा के फेंक दिया होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कहाँ की बात है शरद प्रधान जी? आपसे तो हजारों बार हमारी डिबेट में हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, आप क्यों इतनी एक तरफ हो जाता है? रूल ऑफ लॉ है पोस्टर, रूल ऑफ लॉ है पोस्टर, रूल ऑफ लॉ ये है कि जो पत्थर उठाया उसके ऊपर जेसीबी या जो आप क्या कहते हैं जो भी है वो चलना चाहिए, जो उसको उठाकर अंदर लगना चाहिए, उसमें चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। इस तरह से भाव भेद मत करो। मेरे हिसाब से क्या है कि टीवी चैनलों में ये जो भाव भेद का जो बातें जो हर रोज हम 4 बजे सबसे पहली बात तो ये कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात तो ये जो नैरेटिव है ना, मुझे लगता है कि डॉक्टर अजीज खान और शरद प्रधान एक एक करके, डॉक्टर अजीज खान, सबसे पहली बात तो ये कि ये अभी पीकेडी नामबियार जी ने एक नैरेटिव बनाया, जो पत्थर फेंकेगा उसके घर बुलडोजर या जेसीबी चलेगा, ठीक। लेकिन पेपर पर कानूनी कार्रवाई इस चीज पर होती है कि अगर आपका घर गैर कानूनी तरीके से बना है या अतिक्रमण को इस तरीके से राजनीतिक रूप से दिखाया जाता है कि ये कार्रवाई कर रहे हैं हम दंगाइयों के खिलाफ। पूरा चुनाव ही बिल्कुल इसी कैंपेन पे चला और अब वो इतना हिट हो गया फॉर्मूला कि वो एमपी में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, तमाम और जगह हो रहा है। लेकिन मेरा यही सवाल है डॉक्टर अजीज खान कि अगर किसी ने पत्थर उठाया है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और ये जो राजनीतिक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पीकेडी नामबियार की जेसीबी चलेगी जो पत्थर उठाएगा, तो फिर समान रूप से चलाओ ना, समान रूप से चलना चाहिए। देखिए नहीं तो फिर अगर मैं समान रूप की बात कर रहा हूं तो नामबियार जी कह रहे हैं सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो। मैं कह रहा शरद प्रधान जी को मैं आज कहता हूं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, लखनऊ से है, देखिए उनको ये वीडियो और प्रूफ देना चाहिए अगर उनके पास होगा तो। उनके अगर पीकेडी नामबियार सबसे पहले आ जाएंगे आपका टेलीविजन पे, आपको ये बताएंगे हिंदू का भी घर पे चला है, एक एक करके डॉक्टर खान पहले और उसके बाद प्रधान जी। फेंकने वाले के ऊपर कोई धर्म नहीं देखिए है। इनके रोक दीजिए डॉक्टर अजीज खान देखिए सर, पहली बात तो ये कि ये पत्थर चल रहा है, पत्थर नहीं चल रहा है, किसने चलाया? सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी एक एसआईटी गठित करके, चाहे वो हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज हो चाहे सिटिंग जज हो, ये बाकायदे इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन बुलडोजर चलाना ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। आप 50 साल पुराना हिंदुस्तान में जी रहे हैं, आप आज 50 साल पुराना हिंदुस्तान में है, आप सॉरी आप आज का हिंदुस्तान में नहीं है, आप आज यही है। आज योगी या मोदी इस तरह के लोगों का राज चल रहा है। बेटा दोषी है क्या? पहली बात तो इसका मतलब कानून में आपको भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है। भाई बुलडोजर चलाना किसी चीज का हल थोड़ी है ना। बुलडोजर आप क्यों चला रहे? बुलडोजर किसी चीज का हल नहीं है। एक्शन रिएक्शन होगा, होना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है एक्शन और रिएक्शन होगा। नहीं बढ़ेगा, एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा तो देश आगे नहीं बढ़ सकते। प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल नहीं हो। प्यार मोहब्बत कैसे पत्थर से होते हैं क्या? रूल ऑफ लॉ फॉलो करिए। कहां से सुना है सर? फूल दे दीजिए ना, फूल फेंक दीजिए, पत्थर क्यों? नहीं, मैं एक चीज और एक सेकंड मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा। एक सेकंड यहाँ पर मैं बीच में आ रहा हूँ। पीकेडी नामबियार रुकिए एक सेकंड। शरद प्रधान,
हुआ क्या है, मैंने एक चीज देखी है, अब यूपी के चुनाव में भी देखा, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी देखा, खरगोन में, एक सेकंड पीकेटी नाम, उसके बाद हमने गुजरात में भी देखा। दरअसल होता क्या है कि ये जो एक्ट ऑफ वायलेंस है, किसी ने पत्थर चलाया, किसी ने दंगा किया, इन सब चीजों पर सजा देने के लिए एक कानून का एक अलग प्रावधान जो कि है एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण, उस कानून के तहत कार्रवाई करके और राजनीतिक रूप से उसको यूं करके प्रस्तुत किया जाता है कि देखा इन्होंने पत्थर चलाए थे तो हमने इनका घर ढहा दिया। क्या नहीं कि जैसे ही मामला अदालत में जाएगा तो आप बोलेंगे नहीं, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं इन दोनों चीजों का, हम तो अतिक्रमण हटा रहे थे। यहां पर भी वही हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव दूसरा है। पॉलिटिकल नैरेटिव ये पत्थर चलाओगे तो घर तोड़े जाएंगे। संकेत, में एक बस खाली रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टर नाम्बियार को इतना समझा दें कि वो बीच में ना बोले तो अच्छा है, क्योंकि वो बोलेंगे फिर हमें भी बोलना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं करे। नाम्बियार जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। नहीं, बहुत सज्जन है, बीच में खाली बस दूसरे को बोलने नहीं देते और कोई तकलीफ नहीं है आपको बोलने देंगे। उनका जो व्यू है वो उसे कहते हैं ट्राइबल जस्टिस, कि हमें किसी ने मारा तो हमने घुमा के उसको मारा, उसने हमें डंडा मारा तो हमने उसको गोली मार दी, हो गया खत्म, जरूरत क्या है कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। और ठीक है, उनका और भाई जो उनका राज चल रहा है उनकी पार्टी का, तो ऐसे ही होना चाहिए, जब तक कानून वानून सब किनारे कर देना चाहिए। और यही हो रहा है इसमें कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन एक्यूज्ड है, हम वर्डिक्ट भी हम पास कर देंगे, किसको सजा भी दे दी हमने। तो कानून, न कोर्ट्स की जरूरत है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, जो एक्यूज कर रहा है, जो प्रोसिक्यूट कर रहा है, वही जस्टिस दे रहा है। ये है इनका बिल्कुल। लेकिन गलती से भी कहीं कंट्री में एक जब तक हमारे देश में लोकतंत्र है जी, मेरे पास वक्त एकदम खत्म हो गया है, लेकिन इस बहस का मकसद ये नहीं है कि जो भी पत्थर मार रहे हैं या जो दंगाई हैं वो कहीं ये समझ बैठे कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कोई नहीं कह रहा है। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे, अगर आप संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और पत्थरबाजी करेंगे तो कानून कार्रवाई करेगा, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि वो धर्म से ऊपर उठ करके ये कार्रवाई हो, यानी कि जिसने भी पत्थरबाजी की हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी शक्ल पोस्टर में, धर्म के आधार से ऊपर उठ करके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बीजेपी से निलंबित की गई नुपुर शर्मा को सोशल मीडिया के जरिए धमकी मिल रही है, जिसके चलते उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। नुपुर शर्मा के घर से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को निलंबित कर दिया है। सबसे पहले हम नुपुर शर्मा की बात करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए उनको भी कुछ ऐसी धमकियां मिली हैं जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। चूंकि सुरक्षा का मामला है, इसकी वजह से हम नुपुर शर्मा का ना तो आपको पता दिखा रहे हैं और ना ही ये बता रहे हैं कि वो कहाँ रहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है और बाकायदा नुपुर शर्मा अब एक जगह पर रहती हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है उनके लिए। नुपुर शर्मा कौन हैं? तमाम सारी उनके ऊपर में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी के टिकट पर नुपुर जो शर्मा हैं वो अध्यक्ष चुनी गई और उसके बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। 2011 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की पढ़ाई करने के बाद में जब वो लौटी तो उन्हें दिल्ली बीजेपी में मीडिया को देखने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद में चूंकि उनकी अंग्रेजी और हिंदी पर एक मजबूत पकड़ है तो इसके वजह से वो इंग्लिश और हिंदी के तमाम सारे डिबेट में हिस्से लेने लगी और उसके बाद में वो एक बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता बन गई। 2020 में बाकायदा उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी ने उनको नामांकित किया और इसके बाद में अब ये विवादास्पद टिप्पणी देने के बाद में बीजेपी ने ही उनको निलंबित भी किया। हम इसके बाद में नवीन कुमार जिंदल जो कि दूसरे
जो मीडिया के प्रभारी हैं दिल्ली बीजेपी के, उनका भी बारे में आपको दिखाएंगे कि उनका आखिर क्या कहना है अगर वो हमसे बात करते हैं तो, और सुरक्षा के दृष्टिगत उनके घर के आसपास में किस तरीके की सुरक्षा मौजूद है। सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आपत्तिजनक पोस्ट के बाद बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल को भी धमकियां मिल रही हैं। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रवीश रंजन शुक्ला वहां भी गए। सोशल मीडिया पर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद में बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को भी निलंबित कर दिया गया है। हालांकि उनकी सुरक्षा के चलते हम उनका पता और उनका घर आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन खुद नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार उनको और उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी मिल रही है, तो इसी के चलते पुलिस उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर थाने की पुलिस जरूर भेज रखी है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन नवीन कुमार जिंदल है कौन? दरअसल नवीन कुमार जिंदल लक्ष्मी नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उससे पहले वो एक पत्रकार के तौर पर दिल्ली में काम भी कर चुके हैं। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनके ऊपर कथित तौर पर हमला हुआ और उसके बाद में उन्हें वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई थी और लगातार ये सुरक्षा जो है वो पुलिस उनकी करती रही है। और 2021 में वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा है उसको सरकार ने वापस ले लिया था। अब जो है वो नवीन कुमार जिंदल की ओर से फिर ये कहा गया है कि चूंकि लगातार सोशल मीडिया पर उनको जान से मारने की धमकी मिल रही है, कई तरीके के आपत्तिजनक जो पोस्ट हैं वो उनको भेजे जा रहे हैं, तो इसी के चलते उनका कहना है कि जो दिल्ली पुलिस है वो पर्याप्त सुरक्षा उनको और उनके परिवार के लोगों को मुहैया कराए। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब बात करते हैं कैबिनेट के फैसले की। केंद्र कैबिनेट ने 18 फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपए के इजाफे को भी मंजूरी दी गई है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए क्विंटल, तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी 523, मूंग का 480, कपास का 350 पार, सोयाबीन 350, तिल और उड़द में 300 रुपए का इजाफा हुआ है। तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल उसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपए प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357, तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपए, सोयाबीन पर जो पीला उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपए की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपए की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपए, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपए, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। अगर आप इसको तुलना के रूप में देखेंगे तो 2014-15 से पहले मात्र गिनी चुनी खरीफ फसलों पर खरीद होती थी, शायद 1-2 के ऊपर, लेकिन बड़ा बदलाव मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ कि बाकी फसलों को भी इसमें जोड़ा गया और किसानों की आय भी बढ़ी। लखनऊ में एक बेहद हैरान और दिल झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पबजी गेम खेलने से मना करने पर 16 साल के छात्र ने अपनी मां की जान ले ली। मां का बार बार गेम खेलने से रोकना बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटे ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को गोली मारी।
जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारी जो पूछताछ, उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी माँ इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। इसने अपने फादर की लाइसेंसी पिस्टल थी जिससे इस घटना को अंजाम दिया है। सैटरडे और संडे नाइट को लगभग 3 बजे के आसपास इसने इस घटना को अंजाम दिया। 2 दिन तक ये उसी घर में अपनी सिस्टर के साथ रहा।